हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बीपीएससी ऑडिटर के प्रीलिम्स के डेट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पे कॉन्टिन्यूसली वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जून 2020 से लेकर जून 2021 तक का होंगे, जिससे आपका एक साल का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जहां से अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका टच कर जाना चाहिए। आज हम इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पार्ट फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। चूँकि इकोनॉमिक सर्वे पे कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा था, इसलिए मुझे एक और वीडियो बनाना होगा। और जो भी हमारे फ्रेंड्स व्यूअर्स इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा। फ़िलहाल मेरे लिए यही मोटिवेशन है। अब हम लोग फैक्ट्स की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट फैक्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2020-21 किसके द्वारा पेश किया गया, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। ये कब किया गया, तो 29 जनवरी 2021 को किया गया। ये डेट को भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम आते हैं। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव है। सर्वेक्षण में यह आकलन किया जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था घातक कोविड-19 से कैसे प्रभावित हुई और ये कैसे सुधर रही है। कहने का मतलब ये है कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कोविड-19 से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई और उसका जो गलत इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, उससे इंडियन इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही है। यही हमारा मुख्य विषय बिंदु रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा का इस बार का मुख्य फोकस बिंदु क्या रहेगा, तो जो भी ऑप्शन में ये वाला अगर ऑप्शन रहे कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव, तो इसे आप टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट है कि 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2020-21 के आर्थिक समीक्षा के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया जाएगा। चूँकि पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके पश्चात बजट आता है, तो इस बार का जो बजट जो पास हुआ 2021-20 का, ये 1 फरवरी 2021 के हुआ। नेक्स्ट जो फैक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय बिंदु क्या था। ठीक है, तो ये विषय दोनों थे, सेविंग्स, लाइव्स एंड लाइवलीहुड, जीवन और आजीविका की सुरक्षा, और सेकंड था वी शेप्ड रिकवरी। आप यहाँ पे बात को ध्यान देंगे कि हमने बोला था कि इकोनॉमिक सर्वे इस बार का जो था उसका मुख्य फोकस बिंदु क्या था, तो हमने बोला था आपको कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव, ये मेरा मुख्य फोकस बिंदु था। लेकिन जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट हमारा था सेविंग्स, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स और वी शेप्ड रिकवरी। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये एक प्रकार का एनुअल डॉक्यूमेंट्स होता है एक साल का, कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन फील्ड में यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फील्ड की क्या क्या स्थिति हुई, इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पास किया गया था, तो ये 1950-51 में पेश किया गया था। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फर्स्ट। हमारा जो फैक्ट है वो है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष
2020-21 में भारत के जीडीपी की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। चूंकि वित्तीय वर्ष की जो गणना होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है, तो ये 31 मार्च तक का डेटा को लेंगे तो इसमें अनुमान लगाया गया था कि 2020-21 में जो भारत की जीडीपी जो ग्रोथ होगी -7.7% रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही 2021-22 में रहेगी। ठीक है, 2021-22 में कितना रहेगी तो 11% का अनुमान लगाया गया था, और सांकेतिक जीडीपी 15.4% रहेगी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग आईएमएफ कहते हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी आईएमएफ के अनुसार। इस फैक्ट को स्टेटमेंट वाले फैक्ट में दिया जा सकता है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यापक टीकाकरण, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की बदौलत वी आकार में आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, वी आकार में आर्थिक विकास होने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई कोविड-19 के खिलाफ। सेवा क्षेत्र में जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। हमारा कंजम्पशन जो है और इन्वेस्टमेंट दोनों में बढ़ोतरी हुई, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है भी आकार का शेप ले ली। ठीक है, भी आकार का शेप क्या है आप इसको समझिए। थोड़ी सी डायग्राम से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया हूँ। जैसे 2019-20 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 4.2% था, लेकिन 2020-21 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हो गया -7.7। इस पर हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि 2020-21 में स्थिर मूल्य पे इंडिया का जीडीपी कितना था -7.7, और 2021-22 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा वो 11% का अनुमान लगाया गया। तो ये -4.2 से लेकर 4.2 से -7.7 पे आया, यानी ग्राफ नीचे आया फिर ग्राफ ऊपर बढ़ा। तो ये जो शेप है ना, यही भी आकार का शेप है। ओके, भी आकार के शेप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जुलाई 2020 में भारत लचीले भी शेप्ड आर्थिक सुधारों को अपना रहा है, जुलाई 2020 से। ओके, भी शेप्ड रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है जो चार्ट भी आकार जैसी दिखती है। भी शेप्ड रिकवरी क्या है कि देश में इकोनॉमिक रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, और फिर क्या हुआ, आर्थिक मंदी से इंडिया का क्या हुआ, पुनर्बहाली हुई, यानी जीडीपी ग्रोथ जो है एकाएक जो है सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण जो है भी शेप्ड जीडीपी ग्रोथ ले लिया। ओके, भी शेप्ड रिकवरी आर्थिक उपायों के विशेष प्रकार का एक प्रकार का चार्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अर्थशास्त्री मंदी और आर्थिक सुधारों की जांच करते समय बनाते हैं। भी शेप्ड में सुधार जारी है। ठीक है, कहने का मतलब कि भी शेप्ड क्या है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब होता है रिसेशन से, तो उसी से हमारा भी शेप्ड बन जाता है जीडीपी ग्रोथ का, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का। इस वर्ष यानी 2021 में कृषि वृद्धि दर जो रही वो 3.4% रहेगी। ठीक है, जबकि उद्योग वृद्धि दर -9.6% और सेवा क्षेत्र वृद्धि दर -8.8% रहेगा। यानी जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो 3.4% सकारात्मक रहेगा। ठीक है, लेकिन जो उद्योग की जो वृद्धि दर रहेगी वो -9.6 और सेवा क्षेत्र का -8.8% रहेगा। सेवा क्षेत्र विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में चालू खाता अधिशेष जो है वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2% रहेगा, जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक स्तर पर उच्चतम है। जो इंडिया का जो चालू खाता अधिशेष है वित्त वर्ष 2021 में कितना रहेगा, तो जीडीपी का 2%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। कोविड-19 महामारी के कारण पूरे विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है।
आकलन के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन 2020 में 3.5% की कमी दर्ज की गई। यानी जो वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पे जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, उसमें -3.5% की गिरावट देखने को मिली। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी, तो 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों डेटा को याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.4% आकी गई है। इस पर तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा जो सेफ होगी वो एग्रीकल्चर से सेफ होगी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सकारात्मक रहा 2020-21 में, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर टिक आउट करना है। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी स्थिति नकारात्मक रही, जबकि सर्विस सेक्टर की भी स्थिति नकारात्मक रही। तो आप इस डेटा को भी याद कर लेंगे, 3.5% एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा। 2020-21 के दौरान क्या रहा, भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय देश रहा। नवंबर 2020 में कुल एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक है। उभरते हुए बाजारों में आयात एकमात्र देश है, उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में एफआईआई प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि 2020-21 में सबसे ज़्यादा एफडीआई या एफआईआई इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा देश रहा, कौन रहा? चाइना रहा, अमेरिका रहा, ब्रिटेन रहा, इंडिया रहा। तो आपको टिक आउट क्या करना है, इंडिया को टिक आउट करना है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता जो सरप्लस रहा वो जीडीपी का 3.1% से था। पहली छमाही का मतलब क्या होता है कि पहला जो छमाही हुआ, वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, उसका फर्स्ट जो 6 महीना हुआ उसमें चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीने की आयात के लिए पर्याप्त रहा। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रहा, ठीक है, फॉरेन जो मनी था, है ना, डॉलर का जो स्टॉक रहा हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रहा, जो 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त था कि हम 18 महीने तक देश में आयात कर सकते थे। इतना मेरे पास फॉरेनर करेंसी थी। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर 21.6% रहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है कि जीडीपी के अनुपात में जो विदेशी कर्ज जो है, ठीक है, जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज कितना प्रतिशत हो गया है सितंबर 2020 तक, तो 21.6%। इस डेटा को याद रखेंगे, ठीक है। 21 यानी जीडीपी और विदेशी कर्ज का जो अनुपात है वो 21.6% है। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से विदेशी मुद्रा और कुल कर्ज का अनुपात में सुधार हुआ है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से, चूंकि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ है, इससे विदेशी मुद्रा और कुल कर्ज जो हम कर्ज लेते हैं दूसरे देशों से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसमें उस अनुपात में सुधार हुआ है। इस
इस फैक्ट को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि क्या ये कथन सही है। 3-4 कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सही है, तो आप इसे टिक आउट करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से विदेशी मुद्रा और कुल कर्ज का अनुपात में सुधार हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है और साथ ही अपने पड़ोसी देश और ब्राजील को टीकों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। भारत के पास एक रिकॉर्ड बना है कि 6 दिन में 10 लाख कोविड टीका लगवाने वाला देश बन गया है। ऐसा प्रथम देश हुआ है जो 6 दिन में 10 लाख लोगों को टीका लगवाया और अपने पड़ोसी देश ब्राजील को भी टीका के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्ट की तरफ। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड BBB या Baa3 नहीं दिया गया है। भारत की राजकोषीय नीति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन की धारणा को स्पष्ट करती है। देखिए, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा इंडिया, लेकिन अगर हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो निवेश ग्रेड देती है उसमें इंडिया को सबसे कम निवेश ग्रेड BBB यानी Baa3 कभी नहीं दिया गया। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ठीक है। जो ये इन्वेस्टमेंट की जो ग्रेडिंग है ना, ये कभी नहीं दिया गया, ये कम निवेश ग्रेड की रेटिंग है। लेकिन हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है। और हमारी जो राजकोषीय नीति है यानी सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन की धारणा को स्पष्ट करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जो फिस्कल पॉलिसी है किसके आधार पे, किसकी धारणा को व्यक्तव्य करती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की धारणा को या एक निर्भय मन की धारणा को स्पष्ट करती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर अप्रैल दिसंबर 2020 में 15.7% से घटकर 208.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह अप्रैल दिसंबर 2019 में 238.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो व्यापार घाटा था उसमें क्या हुआ है कि गिरावट हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ये अप्रैल दिसंबर 2020 में 15 पॉइंट से घटकर 208 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ये क्या था 238 में, यानी कि व्यापार घाटा में हमारा गिरावट हुआ है, सुधार हुआ है। यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इंडिया के पक्ष में रहा। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ये डेटा के आधार पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा जो है क्या पिछले साल अप्रैल दिसंबर 2019 की तुलना में कम हुआ है, तो बिल्कुल व्यापार घाटा कम हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्या है कि पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स, जिसको हम लोग POL कहते हैं, निर्यात में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमारे निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान दिया है। यानी जो हम देखिए, हमारे इंडिया से पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स, जो भी ऑयल रिफाइनरी के पश्चात जो पदार्थ बचते हैं, ठीक है, सब्सटेंस बचते हैं, उसका फिर से हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो ये निर्यात प्रदर्शन में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स जो हो गया, जिसको हम लोग POL कहते हैं, इसमें नकारात्मक ह्रास देखने को मिला है। तो इसको आप लोग इस लाइन को याद कर लीजिएगा कि POL निर्यात में, इंडिया में निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान दिया है या नकारात्मकता निगेटिविटी देखने को मिली है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक आउट करेंगे कि यह स्टेटमेंट सही है। गैर POL निर्यात कृषि और संबद्ध उत्पादों, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल तथा खनिज तथा एस्क में वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि कहाँ कहाँ दर्ज किया गया है, तो गैर POL निर्यात में, कृषि और संबद्ध उत्पाद में, औषधि में और फार्मास्यूटिकल्स तथा खनिज तथा एस्क में वृद्धि देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो है कि वस्तुओं का कुल आयात अप्रैल दिसंबर 2020 में -29.1% से घटकर
$258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह पिछली वर्ष 364.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कहने का मतलब है कि वस्तुओं के आयात में अप्रैल दिसंबर 2020 में पिछले साल अप्रैल दिसंबर 2019 की तुलना में अगर हम कंपेयर करें, इसी मंथ के पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो आयात में क्या हुआ है, गिरावट आई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आयात की दर कम होने पर चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा कि चूंकि हम आयात कम किए इसलिए चीन और अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार संतुलन था उसमें सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन ने गरीबों तक उपचार को पहुंचाया है, जिससे स्थिति में सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत के साथ सामंजस्य से एनएचएम को जारी रखने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5% से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च 65% से घटकर 35% होने का अनुमान है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा। इससे लोगों को, गरीब वर्गों को जो हेल्थ जो फैसिलिटी थी उसमें सुधार किया गया है और आयुष्मान भारत के साथ इसको सामंजस्य किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन को किसके साथ जोड़ दिया गया, आयुष्मान भारत के साथ। और जीडीपी में, सार्वजनिक खर्च के जीडीपी में अगर 1% से बढ़ा के 2.5 से 3% अगर किया जाता है तो लोगों के खर्च में 65 से 35% का घट सकता है। कहने का मतलब है कि जब भी हमारी सरकार जो है हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करती है तो लोगों की जो सेविंग है, लोगों की जो बचत है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग स्वास्थ्य पे कम खर्च करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही लोगों की सेविंग्स बचती है तो लोग कहीं ना कहीं उस पैसे का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी बढ़ता है और डिमांड भी बढ़ता है। क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है तो वस्तुओं का डिमांड बढ़ता है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स की 2007 में शुरुआत के बाद से ही 2020 में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों के क्लब में प्रवेश किया है। मध्य और दक्षिणी एशिया में इस संदर्भ में वह पहले नंबर पे है। निम्न मध्य आय की अर्थव्यवस्थाओं में यह तीसरे नंबर पे है। आपसे पूछा जाएगा कि इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया जो है फर्स्ट बार 2020 में फर्स्ट टॉप 10 कंट्री में पहुंचा है और मध्य और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में ये पहले नंबर पे है और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में ये तीसरे नंबर पे है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना ने बहुत कम समय में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में दृढ़ और सकारात्मक असर दिखाया है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी हेल्थ सिस्टम पर। और नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार हुआ है, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में यह सबसे कम रहा। यानी कहने का मतलब है कि जो सरकार की जो हेल्थ फैसिलिटी जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य राष्ट्रीय मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना, इस सब से केरल, पंजाब और हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्टेटमेंट ये सही है, गलत है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड वीडियो भी जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।